प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम आपको कक्षा 10वीं की स्पर्श भाग 2 पुस्तक के द्वितीय अध्याय डायरी का एक पन्ना का अध्ययन करवाएंगे। ये जो पाठ है सीताराम सिकसरिया के द्वारा लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। सीताराम सिकसरिया का जन्म राजस्थान की नवलगढ़ में 1892 ईस्वी में हुआ था। वो मूल तौर पर एक व्यवसायी थे, व्यापारी थे। उनका ज़्यादा समय राजस्थान में न बीतकर कलकत्ते में बीता, क्योंकि उनका परिवार पूरा कलकत्ते में व्यापार करता था, तो उसी में वो संलग्न रहे। तो अपने व्यापार के साथ साथ उन्होंने अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक या नारी शिक्षा से संबंधित अनेक कार्यों में अपना योगदान दिया। बहुत सारी संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की, संचालन किया। इसके साथ साथ आज़ादी की लड़ाई के जो आंदोलन चल रहे थे उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस इसके बहुत नज़दीकी रहे। सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की उसमें भी उन्होंने महामंत्री के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वो जेल में भी गए। वो पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन स्वाध्याय से, स्वाध्ययन से, खुद की मेहनत से उन्होंने बहुत अध्ययन किया, बहुत कार्य किया और कई पुस्तकें भी उन्होंने लिखी। तो उनकी इन सब उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने 1962 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। तो आज का जो हमारा पाठ है डायरी का एक पन्ना, ये दरअसल जो सीताराम सिकसरिया हैं वो एक डायरी लिखते थे प्रतिदिन। आज क्या हुआ, क्या काम हुआ, अपनी एक डायरी में नोट करते थे। तो गांधी जी के नेतृत्व में हमारे देश में सत्याग्रह आंदोलन चला हुआ था, असहयोग आंदोलन चला हुआ था। उसी समय ये निश्चित किया गया कि हमें अभी अपने देश की स्वतंत्रता की घोषणा कर देनी चाहिए। भले ही नहीं मिली, लेकिन हमें घोषित कर देना चाहिए कि हम अब आज़ाद हैं, अब हम अंग्रेज़ों के किसी भी कानून को नहीं मानेंगे। तो 26 जनवरी 1930 को पहली स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई कि हम आज से आज़ाद हैं। जगह जगह लोगों ने उस स्वतंत्रता दिवस को मनाया 26 जनवरी 1931 को। और यही कारण है कि आज़ादी के 2.5 साल बाद जो हमारा संविधान अपनाया गया वो 26 जनवरी 1950 को उसी तिथि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो जो ये हमारा पाठ है डायरी का एक पन्ना, ये सीताराम सिकसरिया की एक डायरी की कुछ पन्ने हैं, वही एज इट इज जो का त्यों लिया गया है। यानी दूसरा स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 के बाद 26 जनवरी 1931 को कैसे लोगों ने दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया कलकत्ता में, इस पाठ में वो वर्णित है। डायरी शैली में लिखा गया है क्योंकि वो दरअसल लेखक की डायरी ही है जो कि तो भाषा इनकी थोड़ी सी अलग तरह की है। इन्होंने हम, हमारे की जगह अपन, अपना, अपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा का जो स्टाइल है थोड़ा अलग है। तो उन दिनों क्रांतिकारी कैसे देश की आज़ादी में के लिए लड़ते थे, अपने प्राण न्यौछावर कर देते थे, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, आज़ादी पाने के लिए लोगों में कितना जोश था, इस पूरे पाठ में इसका वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ जो बंगाली लोगों पर या कलकत्ता पर ये आरोप था कि वो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहे, तो इस पाठ से ये भी सिद्ध होता है कि नहीं, उन लोगों ने भी आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आइए हम ये पाठ पढ़ते हैं, डायरी का एक पन्ना, सीताराम सिकसरिया का लिखा हुआ। पाठ का नाम है डायरी का एक पन्ना, जो कि वास्तव में एक डायरी है लिखी हुई। 26 जनवरी 1931 के दिन क्या हुआ कलकत्ता में उसका वर्णन। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कि आज का दिन अमर दिन है क्योंकि आज के दिन ही मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को, आज से 1 साल पहले लेखक कहता है। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। पुनरावृत्ति मतलब उसको दोहराना फिर से, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। यानी काफ़ी रेडी थे लोग, तैयारियां की गई थी उस
दिवस को मनाने के लिए, 26 जनवरी 1931 को मनाने के लिए। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। गत मतलब पिछले साल, अपना हिस्सा यानी हम लोगों ने उसमें खास बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया था। हम लोगों ने, कहने का मतलब है कलकत्ता वासियों ने, बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था, लेकिन कहते हैं कि इस साल हम लोग जितना अपना योगदान दे सकते थे हमने दिया बढ़ चढ़ कर। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। प्रचार मतलब उसको एडवर्टाइज करना कि हम 26 जनवरी 1931 को दूसरा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसको एडवर्टाइज करने के लिए बैनर लगाए गए थे, पोस्टर बनाए गए थे, जगह जगह दीवारों पर लिखा गया था। तो 2000 तो कहते हैं कि उसको हमने एडवर्टाइज में खर्च कर दिया। 2000 उन दिनों बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ा मूल्य था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है। अपने मतलब हम लोग, कि हम लोग समझते थे कि हमारे ऊपर सारे काम का भार है। हम सारे लोग दिलो जान से उसमें लगे हुए थे, कहने का मतलब ये है। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर घर जाकर समझाया था कि जितने भी हमारे वर्कर्स थे सबको घर घर में जाकर समझाया था कि कैसे हमने द्वितीय स्वतंत्रता दिवस को मनाना है। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। बड़ा बाजार यानी बाजार का नाम है, प्राय मतलब लगभग सभी घरों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानव स्वतंत्रता मिल गई, कि मकानों को सजाया गया था, ऐसे मिलता कि आज़ादी ही मिल गई हो, ऐसा लगता था हमें देखकर। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे, मतलब पूरे कलकत्ते में झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी, यानी सब में उत्साह था, जोश था और सब जगह नयापन दिखाई दे रहा था, कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। उस दिन झंडे लगे हैं, घर सजाए गए हैं, बैनर्स लगे हैं, पोस्टर लगे हैं। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई, कि पहले इतना नहीं सजाया गया कभी कलकत्ता को जितना आज सजाया गया, ऐसा लोग बोल रहे थे। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। गश्त होता है मतलब पहरा देने के लिए जो सिपाही घूमते रहते हैं उसको गश्त बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना सावधानी के लिए, सेफ्टी के लिए, उसको गश्त बोलते हैं। ये पुलिस भी मुस्तैद थी, पुलिस भी तैयार थी तो प्रदर्शन को रोकने के लिए अपनी ताकत दिखा रही थी। मोटर लारियों में, मोटर लारी कहते हैं गाड़ियों में, गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। गोरखे मतलब नेपाली फौजी को बोलते हैं, सार्जेंट सेना का एक रैंक था अंग्रेजी सेना में, सार्जेंट उसको बोला गया था, कि हर मोड़ पर तैनात थे, मतलब उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, वो तैयार थे वहाँ पे। कितनी ही लारियाँ मतलब गाड़ियाँ शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था कि घोड़े पर भी सैनिक घूम रहे थे, उनकी भी बंदोबस्त किया गया था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, कि पहले सिग्नल्स पे, चौराहों पे ट्रैफिक पुलिस काम करती थी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आज वहाँ पर वो पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था, यानी जो स्वतंत्रता दिवस में लोग शामिल होंगे कैसे उनको शामिल होने से रोका जा सकता है, पूरी पुलिस को उसमें लगा दिया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे ही घेर लिया था, कि जो बड़े बड़े पार्क और मैदान थे पुलिस ने घेर दिया ताकि भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो, इनका स्वतंत्रता जो आंदोलन है वो ज़्यादा सफल ना हो। मोन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में 6 बजे बड़ी संख्या में घेर दिया। मोन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया था। मोन्यूमेंट कहते हैं यानी एक तरह से जो किसी की याद में स्मारक बनाया जाता है उसको मोन्यूमेंट कहते हैं। तो वहाँ कलकत्ता में कोई मोन्यूमेंट होगा उसको पुलिस ने 6 बजे ही घेर लिया कि वहाँ पर आकर स्वतंत्रता दिवस का वो झंडा ना फहरा पाए, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके कहते हैं कि बहुत सारी जगह सुबह 6 बजे लोगों ने झंडा फहरा दिया आज़ादी का। सरदानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा
तो पुलिस ने उनको, यानी सरदानंद पार्क में भी झंडा फहराया गया, जो बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी कोई संघ थी, यूनियन थी, उसके मंत्री ने, अविनाश बाबू ने। तो पुलिस ने क्या किया ये बता रहा है आगे। तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा या हटा दिया, कि लोगों की पिटाई लगाई गई ऐसा करने से। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके, कि पुलिस ने ऐसा बंदोबस्त किया था कि लोगों को इकट्ठा ही ना होने दो, झंडे में फहराने दो। जैसे वो गए, लेकिन पार्क के अंदर वो नहीं जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई, 2-4 आदमियों के सिर फट गए, यानी पुलिस ने मारा पीटा, लोगों के सिर फट गए। वहां पे गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला, जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार मतलब पकड़ना, कि उनको पकड़ लिया पुलिस ने, अपने घेराबंदी में ले लिया। यानी कहने का मतलब है कि पूरी कलकत्ता में लोगों में जोश था दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। हर जगह लोग झंडा फहराने के लिए या जुलूस निकालने के लिए तैयार थे, चाहे वो आदमी हो या औरतें या लड़कियां हो या बच्चे। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। झंडोत्सव मतलब झंडा फहराने का त्योहार। झंडोत्सव का मतलब है झंडा फहराना, उसको त्योहार की तरह उन्होंने मनाया, बहुत खुशी खुशी सेलिब्रेट किया और झंडा फहराया। जानकी देवी मदालसा बजाज नारायण, यानी ये जिसकी बेटी थी उसके माता पिता का यहाँ नाम लिख दिया गया, वो जानकी देवी और बजाज कोई टाइटल है किसी आदमी का, उनकी बेटी थी, आदि भी गई। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। उत्सव मतलब ये त्योहार, उत्सव कहते हैं त्योहार को, कि इसका क्या अर्थ है, क्यों हम आज मना रहे हैं, लड़कियों को समझाया गया उनको। ये सब स्वतंत्रता सेनानी थी जानकी देवी मदालसा। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, यानी लोग फोटो खींच रहे थे। उस क्षण को ऐतिहासिक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए फोटो खींची जा रही थी। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था, मतलब हम लोगों ने भी काफी प्रबंध किया था फोटो खींचने के लिए। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। कि पुलिस ने कई लोगों को पकड़ लिया, जिसमें मेन आदमी कौन थे, पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, कि पूर्णोदास की जिम्मेदारी थी कि वो सुभाष बाबू के, यानी सुभाष चंद्र बोस के जुलूस को आगे बढ़ाएंगे, निकालेंगे। पर यह प्रबंध कर चुका था, कि उसने पहले ही प्रबंध कर दिया था उनका जुलूस कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा। भले ही उनको पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन वो इंतजाम कर चुके थे। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था, कि लेडीज भी अपनी तैयारी में लगी हुई थी। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोनूमेंट यानी वही स्मारक के पास जैसा प्रबंध भोर में था, भोर मतलब बहुत सुबह, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। पुलिस ने जैसा इंतजाम सुबह में किया था, वैसा 1 बजे के आसपास वैसा इंतजाम वहां पे नहीं था। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग नहीं दिखलावे, कि पुलिस अपना रंग नहीं दिखाएगी, हमें झंडा फहराने से नहीं रोकेगी। पर वह कब रुकने वाली थी, वो कहती कि पुलिस नहीं रुकने वाली थी। भले ही 1 बजे वो थोड़ी हट गई थी वहाँ से मोनूमेंट के पास से, लेकिन फिर वो लोग आ गए हमें रोकने के लिए। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियाँ बनाकर, टोलियाँ मतलब समूह, ग्रुप बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज तो बात थी वह निराली थी। निराली मतलब अपने आप में अद्भुत, अनोखी। सब लोग खुश थे, सब लोग जोश में थे देश की आज़ादी को मनाने के लिए। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, कानून भंग मतलब तोड़ना, कानून को तोड़ना, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। यानी कलकत्ता में इतनी बड़ी सभा नहीं की गई थी जब से कानून को भंग करने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। पहली बार इतनी भीड़ कहीं किसी एक जगह इकट्ठी हुई थी कलकत्ता में। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी, यानी खुली लड़ाई थी सरकार के खिलाफ। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था। उस नोटिस में क्या था ये बता रहा है।
कि अमुक अमुक धारा के अनुसार, अमुक अमुक मतलब इस धारा का नंबर नहीं दिया, संख्या नहीं बताई, अमुक अमुक लिख दिया गया, कोई सभा नहीं हो सकती। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला कि इस धारा के तहत बैन लगा दिया है, कोई सभा नहीं कर सकता, इकट्ठे होकर जुलूस नहीं कर सकता। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे, कि आप कल्प्रिट माने जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के ठीक नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, कि जो हमारी परिषद थी, कलकत्ता परिषद, नगर परिषद, उसने नोटिस निकाल दिया कि हम 4:24 पर स्वतंत्रता का झंडा फहराएंगे। लेकिन पुलिस ने अलग नोटिस निकाला कि नहीं, जो उसमें भाग लेगा उसको दोषी माना जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। यानी आमने सामने की टक्कर थी, खुला चैलेंज दिया गया था पुलिस को। तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, यानी 4:24 पर झंडा फहराएंगे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ेंगे कि हमने स्वतंत्रता पानी ही है, दृढ़ निश्चय करेंगे हम। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। सर्वसाधारण मतलब सभी लोग, उपस्थिति मतलब प्रेजेंट, कि सब लोग वहां पर उपस्थित होने चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी, कि ऐसी कोई पहले सभा नहीं की गई थी कि एकदम से ललकारा गया हो सरकार को। इसमें खुला चैलेंज था, खूब ललकारा गया था कि नहीं हम तो करेंगे। सरकार मना कर रही थी, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी अड़े हुए थे कि हम तो करेंगे। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया। चौरंगी एक जगह का नाम है कलकत्ता में, वहां पर रोक लिया गया पुलिस ने। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। भीड़ ज़्यादा थी, पुलिस कम थी, तो जुलूस को नहीं रोक पाएगी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। यानी ज्योतिर्मय गांगुली ने उनको बचाने की कोशिश की कि अभी साइड हो जाओ, आपके ऊपर लाठियां पड़ रही। लेकिन सुभाष बाबू ने बोला नहीं, मुझे तो आगे जाना है, बस आज़ादी लेनी है, झंडा फहराना है। वो उनकी लाठियों से, पुलिस की लाठियों से यानी नहीं डरे, कहने का मतलब है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, अपने सुनी हुई मतलब जो मैंने सुनी है उसको लिख रहा हूं। पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। फासला मतलब अंतर, गैप, कि सुभाष बाबू को मेरे में ज़्यादा गैप नहीं था, मैं भी उसके नज़दीक ही था। मैंने जो सुना वो लिखा मैंने इस डायरी में, लेकिन मैंने आंखों से भी देखा, लेकर कहता है सुभाष बाबू मेरे से ज़्यादा दूर नहीं थे। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा, कि मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बड़े जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी नाम है किसी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंखें मिच जाती थी, कि उनको बड़ी जोर से लाठियां लगी थी, उनका सिर फट गया था, उससे खूब खून बह रहा था, तो एकदम डर लगता था, आंखें मिच जाती थी, कोई भी देखेगा तो ऐसे। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर झंडा फहरा रही थी, कि पुलिस सुभाष बाबू के जुलूस को रोक रही थी, लाठियां चला रही थी, लेकिन स्त्रियां वहां जो स्मारक था उसकी सीढ़ियों तक पहुंच गई, वहां पर जाकर उन्होंने झंडा फहरा दिया और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी, प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पढ़ने पर भी नहीं हटते थे। वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवी, जो अपनी मर्जी से गए थे। वॉलंटियर कहते हैं अपनी मर्जी से जाने वाले को, ठीक है, स्वयं सेवी, कि उनके ऊपर भले ही लाठियां पड़ रही थी लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिल रहे थे, कि मर जाएंगे लेकिन नहीं हटेंगे, आज़ादी लेकर रहेंगे। यानी सब लोग लगे हुए थे उन दिनों, चाहे वो महिला हो, विद्यार्थी हो, लड़कियां हो या आम आदमी हो। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। लॉकअप मतलब पुलिस की कस्टडी, पुलिस की छोटी जेल जो थाने वगैरह में होती है। लाल बाजार जगह का नाम है। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। ठंडी पड़ी मतलब पुलिस ने लाठियां वगैरह चलाना कम कर दिया, रोकना कम कर दिया। ठंडा पड़ना का ये मतलब है यहाँ पे। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए।
अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर, जगह का नाम है, जुलूस टूट गए और करीब जुलूस टूट गया मतलब तितर बितर हो गया। कुछ लोग उस साइड चले गए, कुछ लोग उस साइड चले गए और करीब करीब मतलब लगभग 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया कि लाल बाजार का जो थाना था उसके लॉकअप में भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। विमल प्रतिभा उसकी लीडरशिप कर रही थी। नेतृत्व मतलब लीडरशिप करना। उनकी अगुवाई में वो लेडीज जा रही थी, कहने का मतलब है। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वो वहीं मोड़ पर बैठ गए। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई। पौन मतलब 45 मिनट्स, पौना का मतलब है यानी 75% जिसको हम बोलते हैं। तो 1 घंटे का पौन घंटा हुआ 45 मिनट, कहने का मतलब पौन घंटा मतलब 45 मिनट के बाद पुलिस की लारी आई, गाड़ी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया कि जो औरतें वहाँ मोड़ पर धरने पर बैठ गई थी उनको पकड़ करके लाल बाजार ले गए। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था, अपने साथ मतलब हमारे साथ, और दमदम जेल में भी अपने साथ था कि जब लेखक दमदम, कलकत्ता की जगह का नाम है, वहाँ पर जेल है, हवाई अड्डा भी है, तो उस जेल में भी कहते हैं मेरे साथ जो आदमी था वो पकड़ा गया कि ब्रिजलाल गोयनका को पकड़ लिया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर गया, कि बहुत जोश में दौड़ा और गिर गया और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। अपनी वो दे दी उसने, गिरफ्तारी पुलिस को दे दी। मदालसा भी पकड़ी गई जो एक स्वतंत्रता सेनानी महिला थी, जानकी लाल बजाज की बेटी, जानकी देवी की बेटी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था, कि उससे पता चला कि मदालसा को थाने में भी पिटाई की गई पुलिस के द्वारा, लेकिन कोई पता चला। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। ये कहते हैं कि ऐतिहासिक था, इतनी लेडीजों को एक साथ अरेस्ट करना, पहले कलकत्ता में कभी ऐसा नहीं हुआ था। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है। संगीन मतलब गंभीर है, कि बहुत नाजुक हालत है, उनको चोट लगी है, कांग्रेस ऑफिस में आए हैं, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुँचे। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। कहने का मतलब है कि बहुत लोगों को पुलिस की लाठियों से चोटें आई थी। कांग्रेस दफ्तर में 103 थे, अस्पतालों में 160 दाखिल थे। बहुत सारे ऐसे थे जो अस्पताल या कांग्रेस दफ्तर में नहीं गए बल्कि चोट खाकर सीधे घर पहुंच गए, अब घर पर ही अपना इलाज करवाया। यानी कहने का मतलब कि बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पुलिस ने खूब अत्याचार किए, लेकिन बावजूद इसके लोग माने नहीं, अपनी स्वतंत्रता का झंडा फहराने के लिए लगे रहे। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला कि कितने को अरेस्ट किया गया, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। 105 तो लेडीजों को ही पकड़ा गया था, जेंट्स कितने थे पता नहीं। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था। अपूर्व मतलब जो पहले कभी ना हुआ, कि अपने आप में अनोखा था। कलकत्ता में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई में यहाँ के लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं,
बंगाल के लोग या कलकत्ता के लोग, ऐसा बाकी भारत के लोग कह रहे थे। तो लेखक कहते हैं कि उनके नाम एक कलंक था, वह आज बहुत अंश में धुल गया कि इस जुलूस को देख करके, इस द्वितीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी हिस्सेदारी को, भाग को देख करके लगा कि नहीं, अब लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि कलकत्ता के लोग या बंगाल के लोग आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहे। वो कलंक अभी धुल गया है। लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी लाठियाँ खाई हैं, इतनी गिरफ्तारियाँ दी हैं, इतनी जोश से इस दिन को मनाया है। और लोग सोचने लगे कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है, कि अन्य भारतीयों की सोच में परिवर्तन आया कि यहाँ पर भी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए बहुत काम हो रहा है और आगे भी किया जा सकता है। तो ये पूरा पाठ था जो कि सीताराम सिकसरिया की एक डायरी का पन्ना है, वहाँ से लिया गया था, जिसमें लेखक ने बताया है कि कैसे 26 जनवरी 1931 के दिन वहाँ के लोगों ने द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम मनाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, पुलिस की लाठियाँ या अत्याचारों को सहा और आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये पूरा पाठ था। इस वीडियो को देखिएगा, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।